ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो जहां तक संधारित्र की बात करते हैं, पहले मैं एक बार समझा देता हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या अपने पॉइंटर्स हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रहेगा। जैसे जब हम संधारित्र की बात करते हैं यानी कि कैपेसिटर, तो संधारित्र का मतलब होता है कि एक या एक से अधिक, अगर अपन किसी भी मेटल की बात करें, धातु, करेक्ट, तो उस तरह की वस्तुओं के संयोजन की यदि बात करें, मतलब मैं अगर कोई एक खोखला गोला ले लेता हूं धातु का, या मैं दो समांतर प्लेटें ले लूं धातु की, एक समांतर प्लेट ले लूं धातु की, बेलन ले लूं धातु का, तो उसे अपन संधारित्र कहते हैं। बेसिकली चालक का संयोजन या एक चालक, तो हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक चालक के संयोजन से एक संधारित्र बनता है। अच्छा, संधारित्र का कार्य क्या होता है? अगर एक गोला अपन ने लिया मान लो, और उस पर अगर अपन आवेश देंगे तो वो आवेश उस पर संचित हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा, मतलब स्टोर हो जाएगा उसकी सतह पे। तो ये एक तरीके से आवेश को अपने पास रखता है। अच्छा, आवेश के रखने से इसको क्या फायदा है? जब अपन बात करते हैं आवेश की, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां पे ऊर्जा होगी। विभवांतर होगा कि नहीं होगा? जहां विद्युत क्षेत्र है वहां विभवांतर, विभवांतर है तो विभव ऊर्जा होगी। ऊर्जा है तो मतलब ये ऊर्जा को ही तो स्टोर कर रहा है एक तरीके से। तो संधारित्र का जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखना अपने पास। क्या बात समझ में आती है? किसके प्रभाव से? आवेश के प्रभाव से। तो इसका काम बेसिकली है कि आवेश को स्टोर करना और आवेश की मदद से विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना। क्या बात समझ में आती है? ज्यादा करेक्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये ऊर्जा को स्टोर करता है, ना कि आवेश को। अगर आप ज्यादातर कैपेसिटर देखोगे यानी संधारित्र, तो उसमें कुल आवेश जनरली जीरो होता है, वो भी अपन देख लेंगे एक एक करके। तो जनरली टोटल आवेश तो उसमें जीरो ही है, लेकिन क्योंकि आवेशों के बीच में विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा वो स्टोर करके रखता है। क्या बात समझ में आती है? फिर सवाल है इसका काम क्या होता है, डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है? तो जितने भी अपने अप्लायंसेज होते हैं, मान लो अपन पंखे की बात करें, तो पंखे के अंदर एक सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार कैपेसिटर लगा होता है। जब कैपेसिटर खराब हो जाता है तो पंखा बहुत धीरे 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 चलता है, या तो शुरू ही नहीं होता, करेक्ट। फिर आप एक डंडा लो और उसकी पंखड़ी को थोड़ा सा घुमा दो, वो चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि संधारित्र क्या करता है, उसको ऊर्जा प्रदान करता है। कब? जब वो शुरू होने वाला होता है। कोई भी अप्लायंस जब शुरू होता है ना, तब उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है। एक बार आप मोमेंटम गेन कर लेते हो, मशीन मोमेंटम गेन कर लेती है, उसके बाद अपने आप उसकी ऊर्जा का जो यूजेज है वो कम हो जाता है। तो किसी भी चीज को शुरू करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, बल्क में चाहिए, और वो काम कौन करता है? संधारित्र। तो कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज होता है, आवेशित, उसके अंदर ऊर्जा है। जैसे आपने पंखे का स्विच ऑन किया, सबसे पहले कैपेसिटर ऊर्जा देगा बल्क में। जैसे ही ज्यादा ऊर्जा एक साथ दी, वो पंखा चल गया। अब चलने के बाद जो ऊर्जा रेगुलर चाहिए वो अपने को सर्किट में से मिल रही है, उसकी दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट यहाँ पे? ठीक। इसके अलावा आप बैटरी की तरह मान सकते हो कि जैसे बैटरी वगैरह स्टोर एनर्जी को स्टोर करती है, ऐसे कैपेसिटर स्टोर करता है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एक तरीके से। क्लियर? तो अब इसके अंदर स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र में लिखना एक या एक से अधिक चालकों का संयोजन। एक या एक से अधिक चालकों का संयोजन। तो ये सवाल इसी पे पहला सवाल बन जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू कि संधारित्र के लिए क्या एक से अधिक चालक की आवश्यकता है क्या? हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। एक चालक भी आप एक संधारित्र बना सकता है, एक से अधिक दो चालक भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, 3000 भी बना सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो एक या एक से अधिक चालकों का संयोजन जिनका प्रयोग विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्या बात समझ में आती है बेटा? सिंपल। ठीक है। तो दोनों पॉइंट लिख लिए कि भाई एक या एक से अधिक चालकों का संयोजन है। दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए काम आता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, धारिता। अगला पॉइंट यहां पे लिखो बेटा, धारिता। इंग्लिश में कोई लिखना चाहता है तो कैपेसिटेंस कहते हैं इसको, और धारिता को लिख सकते हो ब्रैकेट में सी। ठीक है, धारिता या ब्रैकेट में आप लिख लो कैपिटल सी। ठीक है, कैपेसिटेंस कहते हैं इसको। देखिए क्या होता है ना, एक बार समझा दो, 1 मिनट लगेगी। थोड़ा बेसिक जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो थोड़ा ढंग से समझ लो एक बार। धारिता या सी का मतलब ये होता है कि कोई भी संधारित्र है, तो क्योंकि हमने कहा था संधारित्र में पहले आवेश आता है, आवेश से ऊर्जा आती है, तो वो कितना आवेश अपने पास संचित करके रख सकता है, उसकी क्षमता क्या है, उसको अपन क्या कहते हैं, धारिता। क्या बात समझ में आती है? यानी आवेश संचित करने की क्षमता को ही क्या बोल देंगे, धारिता कह देंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सुनना पहले फिर लिखेंगे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी जो संधारित्र है उसमें जो आवेश अपने पास संचित होगा, वो आवेश जो है वो निर्भर करेगा उसके विभवांतर पर। क्या बात समझ में आती है? आप ऐसे सोचो ना, एक गोला है, ठीक है, और उस गोले के ऊपर आवेश क्यू है, उसका विभव कितना लिखोगे, के क्यू बाय आर। तो वी और क्यू क्या एक दूसरे पे निर्भर कर गए? आप जितना ज्यादा विभवांतर दोगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा उस पर, आवेश। तो क्यू जो किस पे निर्भर कर गया, वी पे। जब यहां से आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कोई ना कोई तो नियत आएगा, उस नियतांक को ही हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, धारिता। कोई डाउट बेटा, इतनी बात समझ में आती है? अभी ये लिखेंगे नहीं, इसको मैं थोड़ा भी डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ V का मतलब क्या है और Q का मतलब क्या है, क्योंकि जो अपन सोच रहे हैं और जो एक्चुअलिटी में उनमें फर्क है दोनों के अंदर। ठीक है, तो अब आप धारिता के बारे में लिखो एक बार के लिए। धारिता में लिखो, एक संधारित्र की आवेश संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। संधारित्र की आवेश संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक है, संधारित्र की आवेश संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। इतना लिखा। इसके बाद बुलेट पॉइंट बना के लिखो अब इसके अंदर। बुलेट पॉइंट में सबसे पहले लिखो, बेटा ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में देखो ऐसे लिखेंगे, Q समानुपाती V। यहां से समानुपाती हटेगा तो Q बराबर कितना आएगा, CV। यहां से हमारे पास Q आ जाएगा, मतलब C आ जाएगा Q बाय V। अभी ध्यान से समझना है Q और V का मतलब क्या है। Q का मतलब है जो भी संधारित्र है उसकी किसी एक प्लेट का आवेश का परिमाण। जनरली संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, एक ही हो गई तो आप मान लो कि उसी प्लेट का आवेश, 2 प्लेटें हो गई तो किसी एक प्लेट का आवेश। क्या बात समझ में आती है? तो हम कह देते हैं यहां पे एक प्लेट बोले या एक चालक बोले का आवेश, और वो जो चालक का आवेश है इसका मतलब केवल परिमाण की बात हो रही है, और क्लियरली लिख देते हैं का परिमाण। क्या इतनी बात समझ में आती है? दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट, V का मतलब क्या है। V हमने अभी तक विभव पढ़ा है, पर संधारित्र चैप्टर के अंदर V का मतलब विभवांतर होता है, V का मतलब विभव नहीं होता। यानी जब हम कह रहे हैं कि 2 चालक है या एक से अधिक चालक है, तो पहले और आखिरी चालक के बीच में जो कुल विभवांतर होगा उसको V बोला जाएगा। जनरली एक प्लेट हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक, एक नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगी। तो हम बोलेंगे कि V का मतलब है V ऑफ पॉजिटिव, धनात्मक जो चालक है उसका विभव, माइनस जो ऋणात्मक चालक है उसका विभव। यानी ये एक तरीके से दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, विभवांतर। क्या बात समझ में आती है बेटा? इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई डाउट यहां तक क्लियर है? पक्का?
तो यानी कि अगर अपन जब यहाँ पे C यानी धारिता का फॉर्मूला लिखते हैं Q बटा V, तो Q का मतलब किसी एक चालक पे आवेश का परिमाण ले लेंगे और V का मतलब अपन विभांतर लेंगे, किस किस के बीच में, प्लस वाले के बीच में और माइनस वाले के बीच में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा बुलेट पॉइंट यहां लिख रहा हूं, इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट। तो यूनिट की अगर बात करें, बहुत बेसिक सी बात है कि भाई मुझे अगर धारिता की यूनिट चाहिए तो उसको फैरेड बोला जाता है। ठीक है, फैरेड को अपन कैपिटल F लिखेंगे। एक फैरेड का मतलब Q बटा V है, तो Q क्या है, ऊपर कूलाम, नीचे क्या है, वोल्ट। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि भाई यूनिट का मतलब हो गया एक, सबसे पहले तो फैराड, जिसका मतलब हो गया 1 कूलाम पर वोल्ट। कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का, श्योर? ठीक, 1 फैराड 1 कूलम पर वोल्ट हो गया। लेकिन जो ज्यादा कॉमन होती है यूनिट, वो होती है माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड का मतलब हो गया 10 की पावर -6 फैरेड। बेटा क्या बात समझ में आ जाती है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, क्लियर है इतनी बात? इसके अलावा अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा विशा से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है? एक बार के लिए इतना कॉपी करो फटाफट से, ये एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट्स और लिखो। तो अगला जो टॉपिक है वो है संधारित्र के प्रकार। ठीक है, सुनते जाना, पहले इसकी थ्योरी देखेंगे अपन, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। संधारित्र के प्रकार की अगर बात करें तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह के संधारित्र है, कॉमनली होने को तो बहुत तरह के हैं, अपने सिलेबस में जो है अपन उनकी बात करते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, संधारित्र के प्रकार की यदि बात करते हैं तो पहला, सबसे पहला, तो सबसे पहला संधारित्र जो आएगा हमारे पास वो आएगा गोलीय संधारित्र। क्या बात समझ में आती है? नाम से समझ में आता है, गोलीय मतलब गोलाकार होना चाहिए, गोलों से मिलकर बनना चाहिए। ठीक है, जो भी चालक गोले। अब इस गोलीय में भी अपने पास 3 तरह के आते हैं, 2 तो एनसीईआरटी में दिए, एक अपने को क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, अपन तीनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, मैं यहां बनाने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। एक, ये दूसरा, तीसरे की भी बात करते हैं, पहले 2 देखते हैं। तो जो ये पहला वाला है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सिंगल गोला है, अकेला। क्या बात समझ में आती है, कोई डाउट तो नहीं? तो मतलब अगर हमारे पास केवल एक ही गोला हो, ऑफ कोर्स चालक, दूसरी तो बात ही नहीं करनी, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R, इसकी बात की गई और हमें बोला गया कि बताओ जरा इसका कितना ज्यादा संधारित्र की धारिता आएगी। ये संधारित्र है, क्यों संधारित्र है? क्योंकि ये आवेश को अपने पास रख सकता है। बोले कैसे रख सकता है? बोले ऐसे रख सकता है कि अगर हम इसे कुछ भी आवेश देंगे तो वो आवेश इसकी सतह पे संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कितना मान लेते हैं? Q मान लेते हैं। बोले ठीक, तो इसका मतलब अगर इसको Q आवेश दिया जा सकता है तो इसमें क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्षेत्र होगा, ऊर्जा होगी, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? संधारित्र। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी चालक जिसके पास आवेश है उसे संधारित्र कहा जा सकता है, समझ गए? और आवेश संग्रहित करने की जो क्षमता है उसको धारिता कहा जा सकता है। कोई डाउट इसके अंदर? हमने कहा कि भाई इसकी धारिता बताओ, हम कह रहे हैं ठीक है, क्या धारिता का फॉर्मूला हमने C बटा V पढ़ा था क्या? वास्तव में तो V नहीं पढ़ा था, V प्लस माइनस V माइनस लिखा था। अब अपन वही लिखेंगे हमेशा, तो जो फॉर्मूला लिखेंगे हम लिखेंगे Q बराबर C बटा V ऑफ प्लस माइनस V ऑफ माइनस। बोले ठीक, ये V उल्टा लिख दिया अपन ने, अपने को चाहिए था C, तो Q बटा। कोई दिक्कत तो नहीं है तक? ठीक है, देखो सुनना ध्यान से। हमने कहा Q का मतलब जो आवेश आपने दिया, तो हमने खुद से मान लिया कि भाई ठीक है, मैं कितना आवेश दे रहा हूं उसको, Q आवेश दे रहा हूं। अब बची बात V प्लस और V माइनस की। मेरे को प्लस वाला गोला दिखाई दे रहा है, इसका विभव मैं पढ़ चुका हूं पिछले चैप्टर में, KQ बटा R। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो आई कैन राइट इट एज कि भाई ये तो KQ बाय R आएगा। समझ में आती है बात? माइनस, ठीक है, माइनस की अगर बात करें तो माइनस नेगेटिव वाला, क्या नेगेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जो नहीं दिख रहा वो कहां मान लो? अनंत पर, और अनंत पे विभव क्या होता है? 0। तो क्या मैं यहां से ही सीधे सीधे लिख दूं कि भाई अगर मेरे को नेगेटिव नहीं दिख रहा, जो चीज है ही नहीं उसका मान तो क्या मैं मानूंगा? 0। तो मैं यहां यही डायरेक्ट लिख देता हूं कि भाई ठीक है, इसका मतलब मुझे केवल V प्लस लिखना है, और जो V प्लस लिखना है उसका मान मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं? KQ बाय R। क्या यहां से Q से Q कट जाएगा? K को क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल दूं, तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा? ऊपर, और ये R भी कहां जाएगा? ऊपर।
समझते हो? ठीक है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा कोई डाउट इसके अंदर? तो यहां से अगर देखें तो क्या हमारे पास धारिता निकल करके आ गई इसकी एक सिंगल, अगर मेरे पास कोई गोला है तो एक अकेले गोलीय संधारित्र का जो धारिता है वो हमारे पास कितने निकल के आती है? हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से कई सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, अभी देख के बताता हूं। इतनी बात समझ में आ गई पहले? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे वाले केस में अपन ने क्या किया, एक की जगह 2 गोले ले लिए और हमने ये बोला कि वो जो दोनों गोले हैं वो समकेंद्रीय हैं। ठीक है, समकेंद्रीय, ध्यान से देखना। तो जब समकेंद्रीय है तो मतलब दोनों का जो केंद्र आएगा वो सेम आएगा और त्रिज्या दोनों की क्या है, अलग अलग। कितनी कितनी त्रिज्या है वो अपन देख लेते हैं भाई। हम बता देते हैं कि यहां से मान लेते हैं कि भाई इसकी त्रिज्या कुछ ए रही होगी और इसकी त्रिज्या कुछ बी रही होगी। ठीक है, ए और बी, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में, इसका टॉपिक का यहां लिख देता हूं मैं, ये दूसरा है हमारे पास समकेंद्रीय गोले। ठीक, इसमें से हमने क्या किया, जो बाहर वाला था, ये किस चीज का साइन है, भू संपर्कित करने का, तो हमने उसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी बाहर वाले को। कोई दिक्कत? बाहर वाले को अगर मैंने अर्थिंग कर दी तो मैं जब आवेश की बात करूंगा, ध्यान देना, तो आवेश अंदर वाले गोले को मैंने कितना दे दिया, प्लस क्यू। कोई बोले सर अंदर वाले को क्यों दिया? अरे अगर मैं बाहर वाले को देता तो वो तो फिर मैं क्यों देता और वो पीछे में जा भी सकता था और आ भी सकता था, तो मुझे पता नहीं चलता, इसलिए मैंने अंदर वाले को कितना दे दिया, क्यू। जब अंदर वाले को प्लस दूंगा तो बाहर वाले पे ऑटोमेटिकली जो आवेश आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस, और इसकी वैल्यू आती है माइनस क्यू। कोई बोले सर कैसे माइनस क्यू आती है? आप इस बड़े वाले गोले का कुल विभव लिख लो, अंदर वाले के कारण कितना आएगा, के क्यू बाई बी, और बाहर वाले के कारण क्या आएगा, के क्यू बाई बी। क्या बात समझते हो? अंदर वाले गोले के लिए बिंदु का है बाहर, बाहर है तो के क्यू बाई छोटा आर लगता था, और बाहर वाले गोले का तो सतह है, सतह पे क्या लगता था, के क्यू बाई आर। कोई दिक्कत? तो वहां से Q बराबर क्या आएगा, माइनस क्यू। पर ये पिछले चैप्टर में अपन कर चुके हैं, सवाल भी किया था अपन ने, इनफैक्ट अपन ने एक बार अंदर भू संपर्कित करके भी किया था, ध्यान है, उसके अंदर आया था माइनस क्यू ए बाई बी। तो अटेंड किए क्लास तो पता होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे Q और माइनस क्यू लिख दिया। अब हमने कहा कि बताओ जरा कितना संधारित्र या धारिता आएगी, तो हमने कहा C बराबर पॉजिटिव प्लेट का तो क्या ले लिया, आवेश। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे विभव किसका, पहले किसका लिखूंगा, V प्लस, फिर किसका, V माइनस। क्या डायरेक्ट लिख दो? तो V प्लस का अगर लिखना चाहूं तो देखो कितना आएगा, के क्यू बाय ए, खुद के कारण, बाहर वाले के कारण अंदर वाले बिंदु पे कितना आएगा, माइनस के क्यू बाय बी। क्या यही आएगा? अच्छा, बाहर वाला तो पूरा का पूरा क्या है, भू संपर्कित, तो जो नेगेटिव वाला गोला है ऋणात्मक, उसका तो विभव ऐसे ही क्या हो गया, 0। कोई समस्या? समझ में आ रहा है क्या बोला? दोबारा रिपीट करता हूं, जो अंदर वाला गोला है, ऑलरेडी डेरिवेशन बताने का काम नहीं है, जो स्टार्टिंग है तो मैं बता दे रहा हूं, अंदर वाला जो गोला है उसका जो विभव आना चाहिए खुद के कारण के क्यू बाय खुद की त्रिज्या, क्योंकि उसके तो सतह पर है, और बाहर वाले गोले के कारण उसके पास भी तो माइनस क्यू आवेश है, उसके लिए क्योंकि अंदर वाला गोला अंदर है, बिंदु अंदर जब होता है तो विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा त्रिज्या, कैपिटल आर। तो के क्यू की जगह कितना, माइनस क्यू, और त्रिज्या उसकी कितनी थी, बी, इसलिए यहां पर बी लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आती है? और क्योंकि बाहर वाला भू संपर्कित है तो वैसे ही कितना है, 0। यहां से क्यू क्यू कट जाएगा, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बनेगा, ये बनेगा बेटा यहां पर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए बी अपॉन में बी माइनस ए, ये बन जाएगा फॉर्मूला। समझ में आती है बात? कोई भी डाउट इसके अंदर? ऑल्दो अपने को खाली फॉर्मूले याद रखने हैं,
इनफैक्ट इसमें भी तुमने क्या किया, ए की जगह आर डाल दो और बी की जगह अनंत डाल दो, तो आपको वापस क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझते हो बात को? कोई दिक्कत है यहां तक? मैं फिर कह रहा हूं केवल फॉर्मूले याद कर रहे हैं, तुमको डेरिवेशन पे ज्यादा एनर्जी डालनी नहीं है, समझने के हिसाब से अपन ने डिस्कस कर लिया, बाकी वैसे अपने को उसके बस फॉर्मूले याद रखने हैं। क्लियर? कॉपी करो इतना। चलो ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट देखो जरा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो समझाता हूं। उसके अंदर भी हमारे पास सम केंद्रीय गोले हैं, ठीक है, और इस तरह से ये देखो। अब की बार देखो डिफरेंस हम कहाँ पे कर रहे हैं, अब की बार अंदर वाले को अपन भू संपर्कित कर देते हैं। अंदर वाले को भू संपर्कित कर दिया, बाहर वाले को अब आवेश दे सकते हैं। जिसे भू संपर्कित नहीं किया जाता आवेश हमेशा उसे दिया जाता है। डेरिवेशन अब आप घर पे करके देखना, मैं बस एक अंदाजा बता रहा हूं कि क्या है इसमें। तो प्लस क्यू आवेश दिया, यहाँ पे आवेश क्यू डैश आएगा, क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू ए बाई बी आती है, आप विभव 0 करके देख लेना, ठीक। और इसको जब सॉल्व करेंगे, वही अंदर वाले की त्रिज्या ए है, बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, बी है, तो ऐसे केस के अंदर जो धारिता आएगी, अब ये आपको एनसीईआरटी में कहीं फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, पर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, बी माइनस ए। तो जो हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसा सही है, बस वहां 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए था, या 4 पाई एप्सिलॉन बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। क्या बात समझ में आती है? फटाफट कॉपी कर लो इसको, ठीक है। दोनों में फर्क अच्छे से ध्यान दे लेना, चाहो तो अपनी कॉपी में हाईलाइट कर लेना। यहां पे अंदर वाला भू संपर्कित है, पिछले सवाल में बाहर वाला भू संपर्कित था। अच्छा, अगर मान लो कभी सवाल में नहीं दिया, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कभी सवाल में ये नहीं बोला कि कौन सा भू संपर्कित है, तो हमेशा कौन सा मानोगे, बाहर वाला। समझ गए? ये क्वेश्चन तब जब बोल दे क्लियरली कि अंदर वाला भू संपर्कित है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट, ठीक है। सुनना से ध्यान से। तो बेलनाकार में क्या होता है, बेलनाकार के अंदर अपन ने एक बेलन ही ले रखा है बेसिकली, है ना। अंदर की त्रिज्या अलग है और बाहर की त्रिज्या अलग है, इतना समझ में आता है। तो एक तरीके से अपन ने दो सतह बना दी, एक अपन ने यहाँ क्या लगा दी, माइनस, एक अपन ने यहाँ क्या लगा दी, प्लस, ठीक। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं त्रिज्या वगैरह की, लेट से अक्ष बना लेते हैं इसका, और जो त्रिज्या आनी चाहिए वो अंदर वाली त्रिज्या अलग स्मॉल ए, और बाहर वाली त्रिज्या जो है वो स्मॉल बी। इसके अलावा लंबाई भी ले लेते हैं। तो यहां से अपने को ये पता लग गया कि भाई लंबाई एल है, ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? समझ में आती है बात? अब अगर मुझे इसका निकालना है, तो इसकी जो धारिता निकल करके आएगी, वो धारिता आएगी C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग में E बेस B बाई ए, ये आ जाएगी इसकी धारिता। समझे? कोई बोले कि सर हम तो कैलकुलेट करें तो कैसे करें, निकाले तो कैसे निकालें, तो ये जो बीच का क्षेत्र दिख रहा है, यहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिख सकते हो। आपको बेलन का सूत्र बताया है, बाहर लिखे देखने पे एक तरीके से एक अनंत लंबाई की तार की जैसे, तो वहां पर अगर या इस बिंदु पे अगर मुझे क्षेत्र चाहिए तो 2k लैम्डा बाय आर आता है, और जैसे आप ई डॉट डी आर करोगे तो क्या विभांतर आएगा, और 2k लैम्डा बाय आर में क्या बन रहा है अपने को, मैं बस वैसे ही समझा रहा हूं कि 2k लैम्डा बाय आर डी आर, जब समाकलन करोगे तो 1/r का समाकलन क्या मिलेगा, लॉग, इसलिए इस फॉर्मूले में लॉग दिखाई दे रहा है। क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट इसके अंदर? कॉपी करो फटाफट इसको कॉपी करो, फिर एक पॉइंट में लिख रहा हूं उसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप का देखेंगे। हो गया बेटा? ये बेलनाकार लिखा सबने? ठीक है। तो मैं अगला पॉइंट एक बार समझा दे रहा हूं, फिर आप लोग लिखना, ध्यान देना। हमने कहा कि भाई नोट्स की बात कर रहा हूं, सिंपल सा पॉइंट है कि धारिता निम्न पर निर्भर करती है। तो हम बात करने जा रहे हैं धारिता की, कि वो किस किस पर निर्भर करेगी। ये क्वेश्चन की तरह आता है, ध्यान से सुन लेना, 4 ऑप्शन दे देगा, अपने को एक चूज करना है। तो पहला अगर मैं देखूं तो संधारित्र की विमा पर। बोले सर कैसे? आपने भी 4 फॉर्मूले लिख चुके, किसी में त्रिज्या आ रही है, किसी में लंबाई आ रही है, तो लंबाई और त्रिज्या वास्तव में क्या है, विमाएं तो है। तो आप जैसे त्रिज्या या लंबाई को बदलोगे तो अपने आप ही धारिता बदल जाएगी, तो यानी धारिता किस पर निर्भर करेगी, विमा पर। ये रहा, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट हमने कहा धारिता का माध्यम। बोले सर माध्यम कैसे आया? हर फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है क्या?
एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि अपन निर्वात की बात कर रहे हैं। इसी की जगह मान लो हम किसी माध्यम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी माध्यम बदलते ही अपने को एप्सिलॉन बदल जाएगा, उस कारण अपने को क्या बदल जाएगी? धारिता। तो माध्यम पे निर्भर कर रही है, समझ में आता है। तीसरा उसकी आकृति पर। बोले सर आकृति पर, गोले का फॉर्मूला अलग है, समकेंद्रीय गोले का अलग है, बेलनाकार का अलग है, अभी आगे जाके समांतर प्लेट पढ़ेंगे उसका अलग है। यानी जैसे ही आकृति बदलोगे उसकी संधारित्र की धारिता भी बदल जाएगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है। कोई डाउट इसके अंदर? कॉपी करो फटाफट आगे। अब लिखो इसके बाद नेक्स्ट टाइप। देखो वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके 99% क्वेश्चन उसी के ऊपर है। ठीक, तो अगला वाला जो टाइप है उसके लिए लिखो समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें स्टेटमेंट लिख लो साथ के साथ। लिखना यदि दो समांतर प्लेटों, यदि दो समांतर प्लेटों को, यदि दो समांतर प्लेटों को बहुत कम दूरी पर रखा जाए तो इस संयोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। ठीक है, पेन रख दो, अब ध्यान से सुनना इसके 3-4 पॉइंट जो एक एक करके ना अच्छे से समझना। देखो एक तो सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एक जो 4-5 पॉइंटर चलेंगे उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं वो पूरा कंप्लीट करूंगा, लास्ट में सर्किट उठाऊंगा, तो अच्छे से सुनना। जैसे हमने कहा समांतर प्लेट का मतलब हो गया ये इस तरह से दो प्लेट। ठीक है, यानी ये ऐसे दो प्लेट अपने पास रखी हुई हैं और इनकी बात कर रहे हैं। हमने स्टेटमेंट में एक बात कही है कि इनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। कोई भी चीज कम या ज्यादा कैसे होगी? जब आप किसी के सापेक्ष उसको देखोगे, किसी से कंपेयर करोगे। भाई अपने को बोला कि 70 नंबर आया अपने, अभी 70 ज्यादा है कि कम, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि 300 में से कि 100 में से कि 70 में से। क्या बात समझ में आती है? ऐसे यहाँ पे कंपैरिजन किससे चल रहा है? कंपैरिजन चल रहा है प्लेटों की विमा से, कि प्लेट की जो चौड़ाई और जो लंबाई है उसके मुकाबले प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। ऐसा होते ही प्लेट अपनी अनंत प्लेट की तरह कार्य करेगी। फिर अपन अनंत प्लेट के सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। अनंत प्लेट के कारण यदि आवेश जो घनत्व है वो सिग्मा दिया हुआ है तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या बताया था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। क्या बात समझ में आती है? तो दूरी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो एक तो दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है स्मॉल डी। इसके अलावा ये जो प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट का क्षेत्रफल हमने कितना मान रखा है? ए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बनाने को हमने इसको ऐसे बनाया है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो प्लस सिग्मा और यहां पर बात करें तो माइनस सिग्मा। जैसे कि मैंने कहा था ज्यादातर केस में प्लस और माइनस बराबर बराबर होते हैं, तो यहां प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा आवेश दे दिया। क्या बात समझ में आती है? यहां पर यदि हम देखेंगे तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा। सॉरी, ये जो विद्युत क्षेत्र इन प्लेटों के बीच में रहा होगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर क्या आएगी? ऊर्जा। और उसी ऊर्जा की अपने को बात करनी है। ये जो ई आएगा, क्या इसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखूं या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूं? कोई बता सकता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दो प्लेटों के कारण है। ये अपन ने सवाल की तरह वहां किया था कि अगर एक प्लेट और दो प्लेट की बात करें तो बीच में
इस प्लेट के कारण दूर आ रहा है और इस प्लेट के कारण नेगेटिव के पास आ रहा है, तो दोनों प्लेटों की दिशा ई की इस तरफ ही है, तो सिग्मा बाई टू जुड़ के क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, पक्का क्लियर है? ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे आपको बोल देगा कि अलग अलग माध्यम बढ़ दिए, अलग अलग माध्यम बढ़ने पर ई का और आर का ग्राफ बनाओ, तो अपने को पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, अगर इसी की जगह माध्यम आएगा तो एप्सिलॉन एम बन जाएगा, तो उसकी वजह से ई जो है वो कम या क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझते हो, एक ही माध्यम चल रहा है तो ई हमेशा क्या रहता है, नियत। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अपन ने मॉड्यूल में क्वेश्चन डाला हुआ है, डिस्कशन करेंगे तब याद दिला दूंगा। तो अभी के लिए इतना समझ में आ गया कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो ये है, ये हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। इसका यूज करेंगे अभी अपन, उस हिसाब से मैं बता रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये वाली पॉजिटिव प्लेट हो गई अपनी और ये वाली नेगेटिव प्लेट हो गई। अपन इसकी सबसे पहले निकालते हैं धारिता, पहला पॉइंट। ठीक, धारिता की अगर मैं बात करूं तो C बराबर, मुझे क्या लिखना चाहिए, C बराबर लिखना चाहिए Q डिवाइडेड बाय V ऑफ प्लस माइनस V ऑफ माइनस। सही है, यहां से अगर अपन देखते हैं तो Q की वैल्यू अपन कितनी लिख सकते हैं, मैं बस समझा रहा हूं, सिग्मा इंटू ए। कोई समस्या तो नहीं है? क्षेत्रीय आवेशीय घनत्व गुणा क्षेत्रफल। V प्लस की अगर बात करें माइनस V माइनस की, ये जो विभांतर हमारे पास आया, ये जो हमें यहां पे विभांतर मिला हुआ है, क्या इस विभांतर को E इंटू डी लिख सकता हूं क्या, परिमाण? कोई दिक्कत तो नहीं? E बराबर डेल्टा V बाय आर होता था माइनस के साथ, तो डेल्टा V E डॉट डी आर होगा, तो अपन तो केवल परिमाण चाह रहे हैं इसलिए E डॉट डी लिख दिया। E की अगर बात करें तो E का मान क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख दूं, D। सही है, मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूं दोनों में, खाली समझाने के लिए डेरिवेशन बता रहा हूं, ये अपने काम का नहीं है, याद रखने का जरूरत भी नहीं है। सिग्मा इंटू ए बटा में कितना आएगा, सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट कहा जाएगा ऊपर, इस सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल। तो ध्यान से देखोगे तो ये अपने को बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये पढ़ा होगा सबका, जहां पर ए का मतलब हो गया पृष्ठ क्षेत्र प्लेट का और डी का मतलब हो गया प्लेट के बीच की दूरी। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि अच्छा, अगर एक प्लेट अपना समांतर प्लेट का दे रखा है पट्टिका का, तो उसका जो धारिता आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये भी विमा पे निर्भर कर गया ए और डी पे, ये भी माध्यम पे निर्भर कर गया क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आ गया, और आकृति तो थी इसके अंदर। क्या बात समझ में आती है? तो ये सबसे पहले अपना हो गया धारिता। ठीक, अभी सुनना आगे। ठीक, धारिता के बाद पॉइंट नंबर 2, इसी के अंदर बता रहा हूं। मान लो हमसे पूछा जाए ऊर्जा, ठीक है, धारिता के बाद ऊर्जा। पहली बात तो इसमें किस प्रकार की ऊर्जा स्टोर होती है, विद्युत। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। अभी तो अपन केवल संधारित्र पढ़ रहे हैं, आगे जाके अपन प्रेरक भी पढ़ेंगे, इंडक्टर, ऐसे सोलेनॉइड या परिनलिका जैसा होता है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां पे भी ऊर्जा होती है, फॉर्मूले सेम ही होते हैं। ठीक है, तो वहां पे अपने पास चुंबकीय ऊर्जा होती है और यहाँ पे कितना, विद्युत ऊर्जा। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि एक कैपेसिटर या संधारित्र या कंडेंसर ये क्या स्टोर करता है, तो ये क्या स्टोर करेगा, विद्युत ऊर्जा। अपने को ये ऊर्जा का मान बताना है कि भाई कितनी स्टोर करेगा, तो मैं यहाँ पे ऊर्जा का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 2c। पढ़ा होगा मेरे हिसाब से आपने। ठीक है, तो u बराबर कितना आ गया अपने पास, क्यू स्क्वायर बाय 2c। कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई अड़ी जाए कि सर बताओ आप तो कैसे आता है, तो आप सीधे मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि भाई अगर अपने को u चाहिए तो मैं क्या समाकलन कर दूं किस चीज का, v इंटू डी क्यू। कोई दिक्कत? और इसको कहां से कहां तक समाकलन कर दूंगा, 0 से q तक। कोई डाउट इसके अंदर? यहाँ डी क्यू लिख देता हूं, छोटा क्यू। कोई डाउट? और रही बात v की, तो v का मान क्या लिख सकते, q बराबर क्या था, cv, तो v बराबर क्या होगा, q बाय c। आप यहाँ q बाय c रखो, समाकलन करोगे तो c तो बाहर आ गया, q का समाकलन q स्क्वायर बाय 2, आपको क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर बाय 2c। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक, इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं, इसी के साथ साथ अपने पास एक्सप्रेशन एक और आ सकता है। बोले कौन सा आ सकता है, कि इसी u में मैं q की जगह cv डाल दूं, तो c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, एक c कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा,
हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक तरीके से अपन जब बात करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक क्यू स्क्वायर बाई टू सी और एक हाफ सी वी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का क्लियर है? कभी मान लो क्यू दिया ही ना हो, ठीक है, तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा सकते हो, वी दिया है तो। कभी मान लो अपने को वी ना दे के क्यू दे दे तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी लगा सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं इसके अंदर। तो ये आ गया कि अपन ने जो संधारित्र लिया उसकी धारिता के कारण उसमें कितनी ऊर्जा उसमें स्टोर हुई। तीसरा पॉइंट हमसे पूछा जाएगा कि जब आप ऊर्जा की बात कर रहे हो तो साथ ही साथ बता दो ऊर्जा घनत्व। अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो मैंने फॉर्मूला इसका पिछले चैप्टर में भी लिखवाया हुआ है, कौन सा था बताओ? सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन, बिल्कुल करेक्ट। ऊर्जा घनत्व आ जाओ। तो ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे तो ऊर्जा घनत्व को इससे लिखा है यू डी, यू मतलब ऊर्जा, डी मतलब डेंसिटी, घनत्व। अब अपन इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा है। क्या इसका मतलब ऊर्जा बटा आयतन हो जाएगा क्या? कोई भी चीज का घनत्व मतलब वो बटा उसकी आयतन। ऊर्जा का सूत्र हमारे पास पहले से कितना है? टू स्क्वायर बाई टू सी। सी की जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एप्सिलॉन ए बाई डी, और आयतन जो है वो हमारे पास कितना है? ए इंटू डी। यहां से डी से डी क्या हो जाएगा? कैंसिल। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या सिग्मा स्क्वायर हो गया? ये लो क्या बन गया? सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? सेम पहले वाले फॉर्मूला आ गया। तो ऊर्जा घनत्व का एक्सप्रेशन क्या रह गया? सेम। एक चीज और लिख सकते थे हम, हाँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। को बोले सर ये कैसे? आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप ई को सिग्मा बटा एप्सिलॉन लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं। तो ये बनेगा देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन स्क्वायर। एक एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट गया, क्या सेम फॉर्मूला आ गया वापस? तो चाहे सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन लिख दो, और चाहो तो अपन क्या लिख दो? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। दोनों एक्सप्रेशन अपने लिए क्या है? सही है। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? तो यहां से अपने पास किसका एक्सप्रेशन निकल के आ गया? ऊर्जा घनत्व का। इसको भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी डाउट इन तीनों पॉइंट में अभी तक? ठीक है, एक बार के लिए पहले तुम ये 3 पॉइंट कॉपी कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद अपन इसके और पॉइंट्स देखेंगे। अभी हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं अपना। आगे नेक्स्ट देखो, घनत्व हो गया ना। पॉइंट नंबर 4 लिखो बेटा। लिखना संधारित्र का आवेशीकरण। मतलब एक संधारित्र को जब आवेशित करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें पूछी जाती हैं, उसकी बात कर रहा हूं। संधारित्र का आवेशीकरण या आवेशन लिख दो। संधारित्र का आवेशन। अच्छा, संधारित्र का आवेशन, ठीक है। शुरू करूं? देखो जरा संधारित्र का आवेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब काम का है। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास लेट से एक इस तरह से भी अपन समांतर प्लेट को दिखा सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र था। हमने क्या किया, उसको किसी एक सर्किट में एक सेल से अपन कनेक्ट करने जा रहे हैं इस तरह से। यहाँ एक स्विच लगा दिया और यहाँ पहुंचा दिया। ध्यान देना, यहाँ स्विच है ये एस, ठीक है। स्विच का काम है करंट को फ्लो करना, जैसे ही बंद करोगे धारा प्रवाहित होगी। ये जो सेल है इसका वोल्टेज अपन कितना मान लेते हैं? ई या वी मान लेता हूं अभी के लिए, वी, ठीक है। यानी ये वाला बड़ी वाली प्लेट प्लस होती है और छोटी वाली प्लेट माइनस। तो ये वाला अपने पास प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया दूसरा। बोले ठीक है, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा इसकी जो संधारित्र की धारिता है वो कितनी मान लेता हूं? सी।
तो हम ये बोले जा रहे हैं कि भाई अभी जब तक स्विच ओपन है तब तक तो इस पे आवेश आएगा ही नहीं, स्विच बंद होने के बाद आवेश आएगा। तो बंद होने के बाद यानी बंद होने से पहले अगर मैं देखूं, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इस पे आवेश कितना कितना है, 0 और 0। जैसे ही हम इस स्विच को बंद करेंगे तो स्विच को बंद करने पे क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी? जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, ध्यान देना, यानी कि अगर हम यहां पे बात करते हैं, ये जो स्विच है तो ये वाला स्विच हमारा बंद हो जाएगा, ये क्लोज कर दिया स्विच को हमने, ठीक है। स्विच बंद करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने के कारण ये जो 0 0 आवेश थे वो आवेश इस पे प्लस, और कितना आ जाएगा, Q बराबर क्या होता है, CV। तो यानी यहां आवेश आ जाएगा प्लस CV, यहां आ जाएगा माइनस CV। क्या बात समझ में आती है? ये तब है जब 0 0 से ऐसे पहुंचाया। मैं कह रहा हूं 0 0 नहीं, अगर यहां पे मान लो प्लस 3 CV और माइनस 3 CV होता, तब भी जैसे ही स्विच बंद करते हैं फाइनल आवेश कितना कितना था, प्लस CV और माइनस CV। मतलब यहां पे डिसाइड कौन करेगा कि संधारित्र पे कितना आवेश है, बैटरी। एक बार जुड़ गई, जब तक बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, सेल कनेक्टेड नहीं है, तुम जो मर्जी कर लो संधारित्र के साथ, बैटरी कनेक्ट करते ही पहले से जो भी आवेश हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अंतिम आवेश हमेशा किसके हिसाब से आएंगे, बैटरी के हिसाब से आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? तो इस केस में 0 0 था, पर मान लो क्वेश्चन को टफ बनाना हो, अच्छा बनाना हो, तो पहले से कुछ आवेश दे सकता है। तो मैं इसलिए ये बात आपको क्लियर कर दिया कि पहले जो मर्जी आवेश हो, हमेशा अंतिम आवेश तो इस बैटरी के हिसाब से बनेगा। प्लस वाली से जुड़ी पे प्लस आएगा, छोटी वाली पे माइनस आएगा, और कितना आएगा, संधारित्र की धारिता मल्टीप्लाइड बाय इसका विभवांतर। कोई डाउट? बढ़ू आगे? ठीक है। तो ये हमारे को सिचुएशन समझ में आ गई। अब इस पूरी सिचुएशन में हमसे जो पूछा जा सकता है उसकी बात करते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक, यहां पर हमको देखो क्या क्या पॉइंटर पूछा जाएगा। पहला, सबसे पहले हमसे यह पूछा जा सकता है कि इस प्रोसेस में बैटरी द्वारा कितना कार्य किया गया है। कि भाई इस पूरे प्रक्रम में जब ये जो संधारित्र ये आवेशित हुआ, पहले अनावेशित था, निरावेशित, फिर पूरा आवेशित हो गया, तो इस प्रक्रम में बैटरी कितना कार्य करेगी। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं सेल, सेल का मतलब बैटरी होती है, पता है ना सबको। तो सेल द्वारा कार्य, ठीक है, हाँ किया गया कार्य, ऑफ कोर्स कार्य की बात। तो इस W की अगर बात करें तो ये कार्य हमें देखो कितना मिलेगा, W बराबर, सिंपल तरीका क्या होता है कि Q मल्टीप्लाइड बाय V, ये फॉर्मूला है। अब फिर Q और V का मतलब समझना पड़ेगा। यहां पर V का मतलब हो गया सेल का विभवांतर, सेल का वोल्टेज कितना है, जो कि यहां पे कितना दिया हुआ है V। 2V होता तो 2V होता, 3V होता तो 3V होता, मतलब ये V का मतलब तो हो गया सेल का विभवांतर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Q का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। Q का मतलब होता है Q अंतिम माइनस Q प्रारंभिक, इस पर पॉजिटिव प्लेट पर, यह बनेगा। यानी कि जो भी अपनी धनात्मक प्लेट है उस पे अंतिम आवेश कितना है, माइनस कितना आवेश पहले था। असल में इसका मतलब होता है जितना आवेश सेल से निकला, कि भाई जो सेल आप जोड़ रखे हो उस सेल का कार्य चाहिए, तो सेल ने कितना आवेश दिया। कार्य एक तरह से ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, Q इंटू वी, यानी कि आवेश इंटू विभव। तो वही तो लिखा है अपन ने, समझे बात को? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन आवेश कौन सा, जो बैटरी से निकला। तुम्हें कैसे पता चलेगा बैटरी पे कितना आवेश निकला? ऐसे पता चलेगा कि बैटरी पे पहले 0 था, इस पे संधारित्र की प्लेट पे अब CV है, तो इसका मतलब बैटरी ने कितना आवेश दिया होगा, CV माइनस 0। क्या बात समझ में आती है? अगर मान लो इसी की जगह यहां माइनस 3 CV होता, ध्यान देना मेरी बात पे, यहां माइनस 3 CV होता, तो बैटरी को पहले माइनस 3 CV को क्या करना पड़ता, 0, फिर कितना करना पड़ता, प्लस CV। तो बैटरी को कितना आवेश देना पड़ता, 4 CV। समझे बात को? क्योंकि अंतिम आवेश तो CV ही आना पड़ेगा, तो पहले जो दे रखा था उसको 0 भी तो करना पड़ेगा।
समझते हो? तो मैं कह रहा हूं तुमको ज्यादा अगर दिमाग नहीं खर्च करना तो तुम सीधे सीधे फॉर्मूला याद कर लो कि जो सेल का प्लस वाला है उससे जो भी संधारित्र की प्लेट जुड़ी हुई है उस प्लेट का अंतिम आवेश देख लो, प्रारंभिक देख लो। प्रारंभिक सवाल में दे रखा होगा, अंतिम हमने बात कर ली हमेशा कितना होगा, C इंटू वी। समझ गए? जहां C धारिता है V विभवांतर है। कोई डाउट इसके अंदर? यहां से अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहां से देखो एक कितना बन जाएगा, क्या Q में CV माइनस 0 यही आएगा। अंतिम आवेश कितना है, CV। और लिख देता हूं यहां पर, ये हमारे पास हो गया Q फाइनल, ये हमारे पास हो गया Q इनिशियल। क्योंकि हमें किस प्लेट की बात करनी थी, बैटरी के प्लस वाले से जुड़े हुए प्लेट से, ये वाले से। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां से यहां तक यहां पहुंच गए। अब इसके बाद अपने को विभवांतर वैसे भी पता है बैटरी का कितना है, V। ये कितना आ गया, CV स्क्वायर। तो क्या हमारे पास कार्य आ गया कि भाई सेल ने कितना कार्य किया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक, तो अपने को सेल द्वारा किया गया कार्य हमने निकाल लिया। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, ये सेल द्वारा कार्य होगा। अगला पॉइंट जो है वो है कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा संग्रहित हुई। ठीक है भाई, सेल लगाने के कारण संधारित्र में कितनी ऊर्जा आई, तो उसको अपन सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, संधारित्र की ऊर्जा में अंतर। अभी समझ में आएगा कि ये हम क्यों करने जा रहे हैं। हमने कहा संधारित्र की ऊर्जा में अंतर अगर लिखना है तो क्या डेल्टा यू। देखो इसका जो तरीका बता रहा हूं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सवाल मैं बता रहा हूं ये तो सिंपलेस्ट केस है। इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो नीट लेवल पे आ सकते हैं, पर मान लो और अच्छे लेवल पे या नीट में कोई क्वेश्चन टफ डालना होगा तो कहानी बदल जाएगी फिर आपको। तो तरीके पे जाना पड़ेगा कि कैसे करना है, इसलिए ये समझाएगा क्यू का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है। संधारित्र की ऊर्जा में अंतर, ऊर्जा में अंतर का मतलब क्या होता है, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। यानी मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं। अच्छा, यू इनिशियल की बात करें तो पहले अनावेशित था इसलिए कितना था, 0। अगर पहले से कुछ आवेश दिया होता तो मुझे उस आवेश को मानना पड़ता, उसके हिसाब से मैं क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर लगाता। क्योंकि यहाँ पे क्यू 0 है इसलिए क्यू 0 का मतलब ऊर्जा 0। समझते हो बात को? कुछ भी और होता, मान लो प्लस 3cv होता तो 3cv का स्क्वायर बटा 2c लगाना पड़ता। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? पक्का? यू प्रारंभिक, प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है हमारे पास, हाफ CV स्क्वायर, या मैं हाँ लिख सकता हूँ हाफ CV स्क्वायर अंतिम ऊर्जा। कोई दिक्कत? क्योंकि C था और V विभव था। कोई बोले क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाना चाहते हो लगा दो, फिर Q के बाद भी वापस Q का मान क्या रखना पड़ेगा, CV, क्योंकि अपने को C और V दिया है इस सवाल में, Q की बात नहीं की थी। कोई डाउट अभी तक? आगे बढ़ू। अब आता है तीसरा पॉइंट, सुनना ध्यान से। तीसरा जो पॉइंट है वो है इस पूरे के पूरे प्रक्रम में कितनी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और हमको एक्चुअल में वही पूछा जाता है सीधे सीधे जब टफ क्वेश्चन पूछना हो। ऊष्मा H यानी कि हीट। समझ में आती है बात? अब देखो ऊष्मा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं है कोई भी। तरीका यह है कि H निकालने के लिए आप सबसे पहले देखो कि कार्य कौन कर रहा है, सेल। सेल का काम ही क्या होता है, ऊर्जा देना, यही तो काम होता है सेल का। सेल ने कुछ ऊर्जा दी, उसमें से कुछ ऊर्जा किस में चली गई, संधारित्र की ऊर्जा में अंतर में, संधारित्र में स्टोर हो गई, और जो बची कुछ है वो कहां चली जाएगी, हीट में। समझ गए, ऊष्मा में। यानी H बराबर मुझे लिखना पड़ेगा W माइनस डेल्टा यू। तो आपसे अगर मान लो केवल H पूछ लिया गया तो आपको W और डेल्टा यू निकालना ही निकालना पड़ेगा, बिना निकाले आंसर नहीं बता सकते। समझ गए? अब यहां से CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, हाफ CV स्क्वायर। ये आ गई ऊष्मा। ये तीन चीजें पूछी जाती है,
ऑल्दो ये संधारित्र के हिसाब से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिए गए हैं, जिसके क्वेश्चन अपने को कम देखने को मिलेंगे, पर आते हैं, पता है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आती है? तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना है? पहले एकदम बेसिक लेवल के सवाल, अगर एक अनावेशित संधारित्र है और उसको आपने V वोल्ट की बैटरी से आवेशित कर दिया, जोड़ दिया, तो ऐसा करने पे बैटरी द्वारा किया गया कार्य होगा CV²। उसके अंदर से संधारित्र में ऊर्जा संचित हो जाएगी हाफ CV², और हाफ CV² कहां चली जाएगी? ऊष्मा में। मतलब बैटरी जितना कार्य करती है उसका 50% संधारित्र में संचित होगा और 50% ऊष्मा में बेकार हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? एक तरह से सेल की ऊर्जा का केवल 50% जो भाग है वही काम आ रहा है और बाकी सारा ऊष्मा में निकल जा रहा है। कोई डाउट? पक्का? और इसी सवाल का टफ लेवल के क्वेश्चन में क्या करेगा? आपको ये नहीं देगा कि पहले से अनावेशित है, आपको बोल देगा कि पहले मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता कि V वोल्ट से आवेशित किया, मान लो ये कर दिया, अब मैंने बैटरी को उल्टा करके लगा दिया, तो बैटरी को उल्टा जब कर देंगे तो अब की बार ये बड़ी वाली प्लेट बन जाएगी, वो इस वाली प्लेट से जुड़ेगी, तो एक प्रकार से प्रारंभिक आवेश प्लेट पे कितना हो गया? -CV। अंतिम आवेश कैसा आ जाएगा? +CV। तो अब अपने को वापस सारे फॉर्मूलेज में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये लगा के तरीका। समझ गए बात को? कोई डाउट? तुम एक बार के लिए इतना लिख लो, फिर मैं ये 50% वाला पॉइंट लिखवा देता हूं, और फिर टफ जो क्वेश्चन है वो तुम लोग ट्राई करना, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा तो भले। तो एक बार के लिए पहले ये पूरा लिख लो। हो गया बेटा? ठीक है, आगे देखो जरा, ध्यान से सुनना। एक छोटा एग्जाम्पल में करा दे रहा हूं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। तो आप लिखो, फिर बेटा लिखो प्लीज, लिखना। एक संधारित्र को V वोल्ट की बैटरी से, एक संधारित्र को V वोल्ट की बैटरी से आवेशित करके, एक संधारित्र को V वोल्ट की बैटरी से आवेशित करके V वोल्ट की बैटरी से आवेशित करके हटा दिया जाता है। फिर उसे 2V वोल्ट की बैटरी से, फिर उसे 2V वोल्ट की बैटरी से इस तरह जोड़ा जाता है, इस तरह जोड़ा जाता है कि बैटरी का धनात्मक बैटरी की धनात्मक प्लेट संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट, संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट से जुड़ी हो, ऋणात्मक प्लेट से जुड़ी हो। ठीक है? इस प्रक्रम में सेल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो, सेल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर वो मैं 50% वाला नोट लिखवाता हूं। प्रक्रम में सेल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। मैं समझा रहा हूं एक बार ना, आप लोग ध्यान देना प्लीज। शुरू करें एक बार? ठीक, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एक संधारित्र C लिया, उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया और आवेशित कर दिया। तो क्या उसको +CV -CV आवेश मिल गया था, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा था। अब बोला गया कि सेल 2V वोल्ट का सेल लिया, उसकी पॉजिटिव जो है, यानी सेल का प्लस होता है
और सेल का माइनस होता है। तो सेल का जो प्लस है वो किससे जुड़ा हुआ है? संधारित्र की नेगेटिव प्लेट से। यही बात हुई है सवाल में। अभी स्विच ओपन है, तो क्या ये अपनी इनिशियल यानी कि प्रारंभिक स्थिति हो गई क्या? ठीक। जैसे ही आप स्विच बंद करोगे, ठीक है, जैसे ही अपन स्विच बंद करेंगे, ये जो बैटरी है अपने हिसाब से क्या इसको +2 CV और इसको -2 CV आवेश दे देगी क्या? क्योंकि हमने कहा था जो प्लेट प्लस वाले से जुड़ी होती है उस पर अंतिम आवेश क्या आता है? C जो धारिता है और V जो सेल का विभव है। क्लियर हो गया? क्या ये हमारे पास अंतिम स्थिति आ गई क्या? अब अपने पास अंतिम और प्रारंभिक दोनों स्थितियां हैं। कोई डाउट हो तो बताओ। हमें बोला गया था कार्य बताओ, तो कार्य के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? कार्य बराबर क्या लिखा था? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इंटू कितना? V। Q फाइनल कितना है मेरे पास? +2 CV माइनस -CV इंटू कितना? V। क्या चीज? हाँ 2V आएगा बिल्कुल, क्योंकि जिस सेल की बात कर रहे हैं उसका विभवांतर कितना है? 2V। तो ये अपने पास कितना बन जाएगा? 6CV²। बेटा क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट? इस तरह से कार्य निकाल सकते हैं। अगर कार्य के साथ साथ मान लो हमें ऊष्मा पूछ लेता तो मैं क्या करता? ΔU निकाल लेता। अंतिम स्थिति का आवेश पता है तो Q²/2C माइनस प्रारंभिक का पता है तो Q²/2C। U फाइनल माइनस U इनिशियल आ गया, उसको W में से माइनस कर देता तो क्या आ जाता? ऊष्मा आ जाती। कोई डाउट तो नहीं? कॉपी करो इसको। हो गया बेटा? ऑल राइट, नोट में लिखो जरा बेटा, नोट में लिखो। नोट में लिखना। लिखना यदि एक अनावेशित संधारित्र को, यदि एक अनावेशित संधारित्र को, यदि एक अनावेशित संधारित्र को V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाए, V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाए, तो बैटरी द्वारा किए गए कार्य का 50%, तो बैटरी द्वारा किए गए कार्य का 50% भाग, बैटरी द्वारा किए गए कार्य का 50% भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। बैटरी द्वारा किए गए कार्य का 50% भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसमें यह भी लिख लेना बेटा, H = W/2 = ΔU। ठीक है ना, कि भाई जो ऊष्मा होगी वो कार्य का कितना होगा? आधा, और वही किसके बराबर होगा? ऊर्जा में अंतर के। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ किसके लिए है? अनावेशित। अंडरलाइन कर लेना उसको, और केसेस में नहीं होगा बिल्कुल भी ऐसा। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है बट क्वेश्चंस उस पर काफी हैं। तो आप लिखो आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण। ठीक है, आवेशों का वितरण। शुरू करूं? ठीक है, देखो आवेशों का वितरण का क्या मतलब है। ऐसे मानो कि अपने पास दो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं। भाई एक यहां बना लिया हमने, एक यहां बना लिया। ठीक है, ये दो प्लेट संधारित्र हमने बना दिए।
ध्यान देना बेटा, आप सुनना अच्छे से। तो हमने कहा दो संधारित्र हैं, एक की धारिता जो है वो C1 है, एक की धारिता C2 है। मैं ये लिख दे रहा हूं कि भाई एक को अपन ने V1 विभव से आवेशित किया और एक को V2 विभव से आवेशित किया। कोई दिक्कत? अगर अपन चाहें तो ये बता देंगे कि भाई ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस। अगर कोई पूछ ले कि भाई यहाँ Q1 कितना आएगा, तो ऑफकोर्स C1 V1 रहा होगा। Q2 कितना आएगा, ऑफकोर्स C2 V2 रहा होगा। कोई डाउट? ये स्विच है और स्विच अभी ओपन है, इसलिए ये आवेश ऐसे के ऐसे थे। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या आवेश एक से दूसरे में जाएगा क्या अभी इसके अंदर? आवेश पहले तो कहां से कहा जाता है, अधिक विभव से कम या कम से अधिक? अधिक विभव से कम विभव। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी विभव जो रहे होंगे वो अलग अलग रहे होंगे, तो क्या अधिक से कम में जाना चाहिए? क्या अभी जाएगा क्या? क्योंकि स्विच अभी ओपन है। समझ गए बात को? भले ही ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं होगा करंट नहीं घूम सकता। करंट नहीं घूम सकता तो आवेशन नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आती है? तो एक तरीके से ये हमारी क्या हो गई, प्रारंभिक स्थिति हो गई। अब अपन बनाते हैं इसकी अंतिम स्थिति कि भाई अगर स्विच बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान देना। तो हमने कहा ठीक, स्विच बंद होने की बात हो रही है। ठीक, अब की बार ये स्विच को क्या कर दिया गया, बंद। बंद करते ही ये कहानी हटेगी, ये कहानी हटेगी। अच्छा, प्लस प्लस में भी कोई अंतर आएगा क्या? प्लस को प्लस से जोड़ोगे तो अंतिम में क्या रहेगा, प्लस। माइनस को माइनस जोड़ते तो अंतिम में क्या रहेगा, माइनस। हाँ, प्लस को माइनस से जोड़ते तो प्लस आता कि माइनस आता? वो आएगा जो ज्यादा ताकतवर होगा, जिसका परिमाण ज्यादा, उसके हिसाब से गाड़ी चलेगी ना। तो प्लस वाला आवेश ज्यादा होगा तो प्लस आएगा, और माइनस वाला ज्यादा होगा तो माइनस। कोई दिक्कत? ठीक, सुनते जाना। ये जो V है, क्या इसमें अंतर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा अंतर। इनमें अब जब तक आवेशन होगा, जब तक क्या ना समान हो जाए, विभव। यानी भले ही पहले विभव V1 V2 थे, लेकिन एक बार उनको आपस में जोड़ दिया, अब अपना विभवांतर कितना हो गया, V और V। कोई समस्या? क्लियर है यहां तक? बोले ठीक। हमसे सबसे पहले तो ये V पूछा जाएगा। इसको हम कहते हैं समान विभव, कॉमन पोटेंशियल। तो हम लिख देते हैं कि भाई ठीक है, समान विभव की बात हो रही है, कॉमन पोटेंशियल, ये पहला पॉइंट है। तो अगर मुझे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी होती, मैं कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं, याद करना भी आपके लिए आसान रहेगा। कुल विभव को क्या कुल आवेश बटा कुल धारिता बोल सकता हूं क्या? Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई C। कुल आवेश कितना था, Q1 प्लस Q2, ये लिख दिया मैंने, Q1 प्लस Q2 बटा में कुल धारिता कितनी है, C1 प्लस C2। सही है? बिल्कुल इसी तरह से क्या Q1 को C1 V1 C2 V2 बटा में, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर मान लो एक प्लस और एक माइनस प्लेट हो जाती, क्या दिक्कत है? यहाँ पे एक Q1 प्लस होता और Q2 वाला क्या हो जाता, माइनस, या Q1 माइनस होता तो Q2 वाला क्या हो जाता, प्लस। कर देते आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? ऐसे ही अगर मान लो V1 V2 की टर्म में होता तो जो माइनस होता उसको माइनस रख देता, जिसको प्लस रखना होता उसको प्लस रख देता। कोई कंफ्यूजन वाला काम तो नहीं है एकदम? ठीक। दूसरा पॉइंट अपने से क्या पूछा जाएगा? दूसरा पॉइंट अपने से पूछा जाएगा, इस पूरे के पूरे प्रक्रम में ऊर्जा में हानि, इस प्रक्रम में ऊर्जा में कितनी हानि होगी। करेक्ट? अब या तो मैं क्या करूं, अंतिम ऊर्जा निकालूं। तो यहां पर मैं जैसे ये माना हुआ था Q1 Q2, तो मैं लिखता Q1 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2C2 माइनस Q स्क्वायर बाई 2C1 माइनस Q1 स्क्वायर बाई QC2, ऐसे लिखता। उसको जब सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या आता है। हो सकता है आपको देखा देखा लगे, C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये देखा था क्या कहीं? कहा? किसमें?
टक्कर, कोलिजन के अंदर। टक्कर में क्या अपन ने पढ़ा था, जब दो गेंदें आपस में टकराती है तो ऊर्जा में हानि होती है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई को जब 0 रख दोगे तो प्रत्याष्ट बन जाता था, पूर्णतया अप्रत्याष्ट, करेक्ट। तो ये एकदम उसी तरह से, तो m1 m2 की जगह क्या आ गया c1 c2 और वेग की जगह क्या आ गया विभवांतर। कोई दिक्कत? अगर मान लो एक प्लस और एक माइनस होता तो v1 को प्लस रख देता और v2 को माइनस, या v2 को प्लस रख देता और v1 को माइनस। तो साइन के साथ वैल्यू रख दो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे प्लस प्लस जोड़ो, चाहे प्लस माइनस जोड़ो, चाहे माइनस प्लस जोड़ो। क्या बात समझ में आती है बेटा? कोई भी डाउट? इसमें कई सारे क्वेश्चन है अपने को, तुम एक बार ये कॉपी कर लो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल करवा के दिखा देता हूं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कॉपी करो जरा फटाफट, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत करना, सीधा सा है, v बराबर q टोटल बाय c टोटल। हाँ ये जरूर है कि क्वेश्चन पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि किसका दिया हुआ है। तो अगर अपने को पहले का वो दे दिया, सुनना एक बार संधारित्र, और फिर संधारित्र को अपन ने एक बैटरी से जोड़ा, फिर बोला अब दूसरी बैटरी से जोड़ा, बेटा थम जाओ, सुन लो, कहीं नहीं भाग के जाएगा, देख यही है, अपने आप नहीं चलता ही, कहीं नहीं जाएगा। तो अगर अपने को बैटरी से जोड़ के और फिर बोले कि कार्य ऊष्मा डेल्टा यू ये बताओ, तो मतलब अपने को क्या लगाना है, पुराना वाला जो अभी हमने पढ़ा था आवेशन। और इसी की जगह जब भी दो संधारित्र दे दे और उनको आपस में जोड़े, ऐसे क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलेंगे। क्लियर लैंग्वेज में बोला जाएगा कि दो संधारित्र है, एक आवेशित एक निरावेशित, एक इतना, उनको आपस में जोड़ा गया, तो इन पे अंतिम आवेश बताओ या ऊर्जा में हानि बताओ या अंतिम विभव बताओ। तो विभव निकालने के लिए तो V आ गया अपने पास। अंतिम आवेश कोई पूछ ले, अभी मैं बता दे रहा हूं यहीं पर, मान लो कोई मुझसे पूछ ले कि ये Q1 डैश कितना आएगा, तो क्या मैं C1 इंटू वी लिख दूंगा क्या? नया विभव से गुणा कर दो। ऐसे ही कोई मुझसे Q2 डैश पूछेगा तो क्या मैं C2 इंटू वी लिख दूंगा? कोई दिक्कत इसके अंदर? इस तरह से। और ऊर्जा में हानि पूछेगा तो फॉर्मूला है। तो जब भी दो संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसका मतलब अपने को आवेशों का वितरण का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है अभी? अब कॉपी करो इसको, हो गया? एग्जाम्पल लिखो बेटा, सब लोग लिखो एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखो, यदि एक ठीक है, यदि एक सी धारिता के संधारित्र को 2V वोल्ट, यदि एक सी धारिता के संधारित्र को 2V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाए, 2V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाए, 2V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाए, पूर्ण विराम। अब इसे बैटरी से हटाकर 2C धारिता के, अब इसे बैटरी से हटाकर 2C धारिता के अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाए, अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाए, तो दोनों संधारित्रों का अंतिम विभव ज्ञात करो। तो दोनों संधारित्रों का अंतिम विभव ज्ञात करो। तो दोनों संधारित्रों का अंतिम विभव ज्ञात करो। दोनों संधारित्रों का अंतिम विभव ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका बताओ। जैसे टक्कर के क्वेश्चन में भी आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था फॉर्मूला लिखना, फिर उसके बाद जो भी आपका m1 m2 का मान, u1 u2 का मान अलग लिखो, उसके बाद पुट करो। ऐसे यहां क्या करना पड़ेगा आपको, चार चीजें थी, C1 C2 V1 V2, सबसे पहले चारों की वैल्यू रख लो, आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे काफी। जैसे C1 के लिए बोला C धारिता का, V1 के लिए 2V वोल्ट से उसको आवेशित कर लिया,
फिर अपन ने उसको किससे जोड़ा, 2c धारिता से, यानी C2 बराबर क्या हो गया 2c, और कह रहे हैं कि वो अनावेशित है, मतलब V2 बराबर क्या हो गया 0। क्या सही है कि नहीं ये बात, क्लियर है इतनी बात। ऐसा करने पर जब हमने ये चार चीजें दी, अब हमसे पूछा गया है कि दोनों का समान विभव बताओ। क्या समान विभव का फॉर्मूला पता है अपने को, क्या फॉर्मूला था, C1 V1, डायरेक्ट रख दू, C1 की जगह इसको V डैश लिख देता हूं समान विभव को, C इंटू V1 की जगह 2V प्लस C2 की जगह 2C इंटू V2 कितना 0 डिवाइडेड बाय C प्लस 2C, ये ऑटोमेटिकली कितना आ गया 2V/3। एक लाइन का सवाल है मुश्किल से, और अच्छा सवाल है, समझते हो बात को। इसी में ऊर्जा में अंतर पूछता तो उसका फॉर्मूला लगा देता, अंतिम आवेश पूछता तो मैं दोनों की धारिता को किससे गुणा कर देता, उनके नए विभव से। कर सकते हैं ना, मान लो आपसे पूछ लेता, पूछा नहीं है, आपसे पूछ लेता 1 का अंतिम आवेश बताओ Q1 डैश, तो अपन लिख देते C इंटू 2V/3। इसी तरह से हमसे बोल देता कि भाई आप तो Q2 में बताओ Q2 डैश, तो मैं लिख देता 2C इंटू 2V/3। ये टोटल कितना आएगा 2CV/3, ये टोटल कितना आएगा 4CV/3। दोनों को जोड़ना जरा कितना आ रहा है, अरे जल्दी जोड़ो, 6CV/3 मतलब 2CV। आप देखो प्रारंभिक आवेश कितना था अपने पास, C इंटू 2V मतलब 2CV, क्योंकि जो कुल आवेश होता है वही तो वितरित होता है, दोनों के अंदर बढ़ गया, तो पहले केवल एक के पास था, उसका कुछ भाग दूसरे पे और कुछ भाग पहले पे। क्लियर है, कॉपी कर लो बेटा इसके सोल्यूशन को, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। ऐसे तो हमने क्या कहा कि भाई लेट से हमारे पास कोई एक संधारित्र है, तो उसके अंदर यदि अपन कोई माध्यम भर दे पूरी तरह या पार्शली, कुछ पार्ट भर दिया उसमें, तो ऐसा करने पे धारिता पे क्या प्रभाव आएगा अपने को वो देखना है। बहुत ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक। मैं थोड़ा 1-2 पॉइंट बता रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन बन जाते हैं वैसे करके। तो हमने कहा कि भाई ये एक संधारित्र था जिसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना था कैपिटल ए, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी थी d, यानी इसकी धारिता ε0 A/d रही होगी जब इसमें निर्वात था। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर एक प्लेट रख दी, इस प्लेट को हमने बोला परावैद्युत पट्टी। कोई डाउट इसके अंदर, ये जो परावैद्युत पट्टी बनेगी, इस परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक को क्या के बोल दूं, ये ध्यान है आपको, के बता रखा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो बताओ चालक का के का मान कितना बताया था, अनंत बताया था, ध्यान है। अगर उसी की जगह निर्वात है तो के का मान 1, और कुछ है तो 1 से अनंत के बीच, मतलब 1 से हमेशा बड़ा होता है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। मैं और लिख दे रहा हूं या तो यहां पे कि अगर मैं चालक की बात करूं तो ये अनंत था, ऐसे ही के अगर अपन बात करें निर्वात की तो वो कितना आ जाएगा 1। ऑल्दो ये लिखवाया है ना पिछले चैप्टर में, तो भी छोड़ देता हूं उसको, ठीक। के अलावा इस पट्टी की जो मोटाई है वो कितनी मान लेते हैं टी, भाई पट्टी की भी तो कुछ मोटाई होगी, वो अपन ने कितनी मान ली टी। और अब अपन कह रहे हैं कि बताओ धारिता पे क्या प्रभाव आएगा। मैं कह रहा हूं इसके बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे चलते हैं जहां अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना, ध्यान से सुनना अच्छे से। तो मैं कह रहा हूं फॉर्मूले में तो हमने लिखा था C बराबर हमने क्या लिखा था Q बटा V प्लस माइनस V माइनस, ये हमारी बात हो गई थी। हमने कहा Q का मान हमने रखा उसके बाद सिग्मा इंटू ए, बोले ठीक, और V प्लस V माइनस डेल्टा V को अपन ने E डॉट डी लिखा था क्या। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ये जो हम E लिख रहे हैं जहां पर ये पट्टी है, क्या E की जगह E बाय के आना चाहिए क्या। ये याद है पिछले चैप्टर में बताया था कि जब भी विद्युत क्षेत्र E है और उसमें माध्यम भर दो तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता था 1/k गुना। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक। तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ E क्या है, E/k है। अच्छा E/ अगर k है, समझना मेरी बात को, तो k 1 से बड़ा है कि छोटा, अरे 1 से बड़ा है, 1 से यदि बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये E कम हो जाएगा पुराने वाले से, ठीक। तो मैं यहां लिख रहा हूं E/k
लेस देन ई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का। यानी जहां पे निर्वात रहा होगा, ये रहा निर्वात, तो अपन कह सकते हैं कि निर्वात में यदि बात करते तो विद्युत क्षेत्र कितना रहता है, ई। तो माध्यम में जब बात करेंगे तो माध्यम में क्या रहेगा, ई बाई के। क्या बात समझ में आती है, पक्का। यदि मुझे ई और दूरी का ग्राफ बनाना जाए, पूछा जाए कि इसी में आप तो ई और आर का ग्राफ बना दो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आया हुआ है एग्जाम में, ई वर्सेस आर, में बना के बता रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं कि भाई अगर मुझे ग्राफ ही बनाना है तो मैं सीधे सीधे बोलूं कि पहले, ध्यान देना, पहले क्या निर्वात है, थोड़ा सा जहां निर्वात है क्या वहां सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन या ई आएगा। उसके बाद जैसे ये प्लेट आई पट्टी, क्या ई घट गया, ई घट गया तो ग्राफ को थोड़ा सा क्या कर दूं, नीचे। फिर वापस देखो क्या आ गया, निर्वात, तो वापस ये कहां चला जाएगा, अपनी पुरानी जगह पर। क्या बात समझ में आती है। तो इस तरीके से अपन ग्राफ बनाना चाहे तो बना के बता सकते हैं कि ऐसा ग्राफ बनेगा, समझे। जहां जहां निर्वात वहां ही ज्यादा, जैसे ही माध्यम आया ई घट जाएगा, रहेगा हमेशा क्या, नियत। कोई डाउट इसके अंदर। अगर एक की जगह दो पट्टियां होती तो क्या ऐसी नीचे वाली लाइन दो बार आती क्या, उसमें भी दोनों का अलग अलग परावैद्युतांक दे देता, तो जिसका के जितना ज्यादा उसका ई उतना कम। समझ रहे हो, ये पहला तरह का सवाल जो बन गया इस पे। दूसरा, हमसे धारिता की बात हो रही थी, तो हम यहां पे आ जाते हैं। धारिता में मैं लिख रहा हूं जहां पर निर्वात है क्या वहां सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आएगा, और निर्वात कितनी जगह है, डी माइनस टी। अरे सही है कि नहीं है। इसके अलावा जहां पर अपने पास क्या है, माध्यम, क्या वहां सिग्मा बाय, एक सेकेंड, एक गलती कर दी यहां पे, 2 नहीं आएगा, यहां पे हमारे पास आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। जहां निर्वात नहीं है क्या सिग्मा बाई के एप्सिलॉन लिख दूं, ई बाई के इनटू क्या टी है उसकी मोटाई। बताओ कोई दिक्कत। सब जगह से अगर अपन देखेंगे तो ये सिग्मा 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सी का फॉर्मूला अपने पास निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यानी अगर हम धारिता की बात करें तो धारिता बनेगी एप्सिलॉन नॉट ए बटा, ध्यान से सुनना, डी माइनस टी, जितनी टोटल दूरी थी प्लेट के बीच में उसमें से पहले तो परावैद्युतांक की मोटाई को घटा दिया, परावैद्युतांक की मोटाई को घटाने के बाद, भाई अच्छा, घटाने के बाद प्लस उसी को किससे डिवाइड कर दिया, ई बाई के से। कोई डाउट बेटा इसके अंदर, पक्का। इधर से इतना तो समझ में आ रहा है कि क्योंकि हमेशा परावैद्युत डालने पर के का मान क्या होगा, एक से ज्यादा। कोई दिक्कत। अब जैसे इधर ही देख लो तुम, तो टी बाई के है, के एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो टी बटा के छोटा हो जाएगा, टी बटा के छोटा हो जाएगा तो ओवरऑल सी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि ऐसा करने पर ये जो धारिता है क्या ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, समझे। तो जो ये परावैद्युतांक का या माध्यम का प्रभाव क्या आया कि अगर आप निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम उस पर डालोगे तो धारिता हमेशा क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई डाउट, पक्का। तीसरा पॉइंट यही बता दे रहा हूं, मान लो पूरे संधारित्र को पूरी तरह परावैद्युत से भर दिया गया, यानी कि अगर हम बोल दें कि संधारित्र माध्यम से भरा है, तो इसका मतलब क्या, D बराबर T हो गया, D और T बराबर करते ये T और D कट जाएगा और T की जगह क्या आ जाएगा, D के ऊपर चला जाएगा। यानी धारिता बन जाएगी C डैश बराबर K गुना एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहां पे एप्सिलॉन A बाई डी क्या है, C, तो क्या K गुना C बन गई। यानी जब आप संधारित्र को पूरा पूरा भर दोगे तो संधारित्र की धारिता पूरा पूरा भरने पे कितनी आ जानी चाहिए, K गुना हो जानी चाहिए।
क्या बात समझ में आई? तो अब अपने को क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? पहला कि अगर अपन ने परावैद्युत डाला, कोई भी माध्यम डाला, तो सबसे पहले तो धारिता बढ़ेगी। इसके अलावा ई और आर का ग्राफ कैसे बनाना है? जहां माध्यम है वहां ई घटेगा, बाकी जगह ई ज्यादा रहेगा। तीसरा पॉइंट, यदि एक पट्टी की मोटाई दे रखी है और फिर धारिता नहीं पूछी जाए तो एफ शॉर्ट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और इसी की जगह मान लो हमें बोले कि पूरा भर दिया उसको, तो ये कितना बन जाएगा? के गुणा सी, यानी के गुणा एफ शॉर्ट ए बाई डी। कोई डाउट यहां तक? पक्का? अगला पॉइंट, ये सब क्वेश्चन है बेटा जो पूछे जाएंगे आपको, मैं उन्हीं को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखवा रहा हूं बस। ठीक है, अगला पॉइंट देखो जरा। मान लो हम ऐसा बोले कि संधारित्र माध्यम की जगह चालक से भरा है पूरा पूरा, यानी जो माध्यम है वो अपन ने क्या ले लिया? चालक। तो ऐसे केस के अंदर क्या अपन बोल सकते हैं? के का मान क्या हो जाएगा? अनंत। ए में अनंत डालते ही सी डैश का मान क्या हो जाएगा? अनंत। क्या बात समझ में आती है? यानी यदि आपने चालक भर दिया या कोई धातु की प्लेट भर दी उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसकी धारिता कितनी आ जाएगी? अनंत आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? ठीक है, इसका मैं बस एक डायग्राम बता दे रहा हूं कि कैसे बन जाएगा, एक बार सुनना। मतलब इसको पूछने का तरीका बता रहा हूं कि सवाल को और कैसे पूछा जा सकता है। देखो, कभी कभी तो बोलेगा कि पूरा चालक से भरा है, कभी कभी चालक से भरा बोलने की जगह आपको बोल देगा धातु की पूरी मेटल प्लेट अपन ने लगा दी। यहां बता रहा हूं, देखो इस तरह से बोलेगा कि एक संधारित्र है और ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है? धातु। तो धातु ऑटोमेटिकली क्या है? चालक। दूसरा तरीका इसी को पूछने का बोलेगा कि हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच में एक धातु की प्लेट लगा दी। धातु की प्लेट। क्या बात समझ में आती? और तीसरा तरीका बोलेगा दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया गया। तार। इन तीनों का ही मतलब है कि उसकी धारिता क्या हो जाएगी? अनंत। तो चाहे तो आप उसमें पूरी धातु भर दो, चाहे दोनों प्लेट को आड़ी किसी प्लेट से जोड़ दो, या बीच में एक तार लगा दो, तीनों ही केस के अंदर एक तरह से उसकी धारिता क्या हो जाएगी? अनंत। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट यहां तक? पूरा कॉपी कर लो एक बार के लिए, पूरा कॉपी कर लो। इसमें भी एक पॉइंट और है, वो और बताऊंगा, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो अभी हमने एक सवाल वो कर लिया था। हाँ, इसके आगे के पॉइंट लिखो अब जरा। ठीक है, इसके आगे का पॉइंट लैंग्वेज में लिख लेना तुम पहले। हेलो, हाँ, लैंग्वेज में लिखो। यदि एक से ज्यादा प्लेटें, यदि एक से ज्यादा प्लेटें संधारित्र में रखी जाएं, यदि एक से ज्यादा प्लेटें संधारित्र में रखी जाएं, तो धारिता निम्न रूप से दी जाएगी। ठीक है, यदि एक से ज्यादा प्लेटें संधारित्र में रखी जाएं तो धारिता निम्न रूप से दी जाएगी। ठीक है, ध्यान देना जरा, देखो सुनना सब लोग अच्छे से। हम कह रहे हैं कि भाई यहां पर अगर बात करें तो हमारे पास पहली प्लेट है K1 और T1 मान लेते हैं, फिर K2 T2, ऐसे करते करते Kn और Tn, इस तरह से कई सारी प्लेटें अपन ने फिल कर दी। और अब पूछा गया कि बताओ नई धारिता कितनी होगी।
तो हम सी का मान रखेंगे सबसे पहले ऊपर, तो एप्सॉल्यूट ए डी फिक्स हो गया, एप्सॉल्यूट ए। अब डी में से पहले टी माइनस करते थे क्योंकि एक प्लेट थी टी मोटाई की। अब एन प्लेट है तो मैं क्या माइनस कर दूंगा, T1 प्लस T2 से लेकर के Tn, हर प्लेट की मोटाई माइनस कर दी, प्लस अब हर प्लेट को उसके अपने के से डिवाइड करके जोड़ दो, क्योंकि प्लस टी बाई के होता था, तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 से लेकर के। क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? लिख लो इसको जरा, इसको लिख लो, फिर एक और पॉइंट देखेंगे। देखो जरा, इसके बाद है ना अपने को एक बेसिक कंपैरिजन देखना है, वो देखते हैं अपन। कंपैरिजन किस किस का है वो मैं बता दे रहा हूं, एक बार सुनना ध्यान से। जैसे कि हमने कहा कि एक हमारे पास कोई संधारित्र है, उसके अंदर निर्वात है, और एक हमारे पास संधारित्र है जिसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, माध्यम। सही है, माध्यम का परावैद्युतांक कितना रखा, के। कोई डाउट यहां तक? पक्का? ठीक है, आराम से समझना। अभी हमने कहा कि इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक, दोनों ही केसेस के अंदर। इसको यहां दिखा देता हूं, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है दोनों ही केसेस के अंदर, यानी ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। क्या बात समझ में आई? मतलब क्या हुआ होगा, एक संधारित्र रहा होगा, निर्वात भरा हुआ है उसमें, उसको अपन ने एक बैटरी से जोड़ा, अब अपन ने ऊपर से उसमें परावैद्युत भर दिया। बेटा ध्यान दो एक बार, पहले उसमें ऊपर से क्या भर दिया, परावैद्युत। तो ऐसा करने पे कौन सी चीज कितने गुना हो जाती है वो अपने से पूछा जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है, कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो अच्छे से समझना। मैं क्वेश्चंस को टेबुलर फॉर्म में बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लो मैं कह दे रहा हूं इसका आवेश Q है, विभव V है, ऊर्जा U है, विद्युत क्षेत्र E है। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसके अलावा और तो क्या बच गया, बस 4 पॉइंट हो गए अपने, एक एक करके लिख देते हैं। तो मैंने कहा इसका आवेश कितना है, Q, अच्छा धारिता C, Q C V U E, ये हो गए पॉइंटर 5। अब ये कैसे बदलेंगे, देखो यहां यदि मैं बात करता हूं तो जो Q था, सबसे पहले C जो था, क्या वो तो KC गुना हो जाएगा, ये पता है अपने को। क्या Q बराबर CV होता है? अपन यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भाई हम जब बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई Q बराबर CV। इसी तरह से U का बारे फॉर्मूला कौन सा लगा सकता हूं, U का होने को तो फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2C भी है, फॉर्मूला तो हाफ CV स्क्वायर भी है। क्या समान दे रखा है आपको, विभव V दिया हुआ है ना, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ CV स्क्वायर। तो यहां हम लिख देंगे हाफ CV स्क्वायर। और हमेशा हमेशा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के लिए इस्तेमाल करना है V बटा D, विभव बटा दूरी। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब आ जाते हैं अपन वापस अपने क्वेश्चन पे। तो हमने कहा कि C बराबर KC हो गया, Q CV है, और V जो तुम्हारे पास है वो क्या है, समान। V में कोई अंतर क्यों नहीं आता, क्योंकि सेम बैटरी आपने लगा रखी है, तो V तो उतना का उतना ही रहेगा जितना बैटरी का है। और Q बराबर CV था, V समान है, तो Q क्या C पे निर्भर कर गया, तो इसलिए यहां पे Q कितना गुना हो गया, K गुना, क्योंकि C कितना हो गया, K गुना। ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, V स्क्वायर समान 2 समान, तो यानी ऊर्जा किस पे निर्भर कर गई, C K गुना हो गया, तो ऊर्जा भी कितनी हो गई, K गुना। और E का फॉर्मूला V बाई D, V क्या है, समान, V समान है तो E भी क्या रहेगा, समान। अब तुम्हारा मान लो ये ध्यान नहीं रहा, ये पॉइंट नहीं पता, तो तुम 100% E को E बाई K करके आओगे, क्योंकि तुमने वही पढ़ा है अब तक कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता माध्यम में रख दो तो E बटा K होती है, करेक्ट। वो माध्यम कभी भी किसी बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं था, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो जब बैटरी से जुड़ा रहेगा तो उस केस के अंदर V अपने पास क्या रहने वाला है, समान, इसलिए E भी हमारे पास क्या रह जाता है, समान। अब नहीं पता तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा। समझ में आती है बात? कोई डाउट इसके अंदर? इसको लैंग्वेज में लिखना, बैटरी से कनेक्टेड एक संधारित्र, बैटरी से कनेक्टेड एक संधारित्र, बैटरी से कनेक्टेड जुड़ा लिख देना, बैटरी से जुड़े एक संधारित्र में यदि परावैद्युत भर दिया जाए, परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, में यदि परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो ये पूरी टेबल बना लो फटाफट से।
अंडरलाइन कर लेना इसमें बैटरी से जुड़ा, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना आप। लिखो फटाफट इसको। डन। अब लिखो दूसरा पॉइंट। बेटा दूसरा पॉइंट लिखो जरा, इसमें लिखना एक आवेशित संधारित्र, एक आवेशित संधारित्र में यदि परावैद्युत माध्यम भरा जाए, तो ब्रैकेट में और सहूलियत के लिए लिख लेना, जब संधारित्र बैटरी से ना जुड़ा हो, जब संधारित्र बैटरी से ना जुड़ा हो, इतना लिख लिया, जब संधारित्र बैटरी से ना जुड़ा हो। देखो अगर बैटरी से नहीं जुड़ा, ध्यान से सुनना, यानी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, जब किसी से भी नहीं जुड़ा तो क्या किसी को आवेश दे सकता है या किसी से आवेश ले सकता है? क्या नहीं ले सकता। तो क्या समान रह जाएगा आपकी बार? आवेश। जब बैटरी से जुड़ा होता है तो क्या समान रहता है? विभव। बात समझ में आती है? बोले ठीक। अब हम आते हैं यहां पर फॉर्मूलेस कौन से इस्तेमाल करेंगे। क्या यहां पर अब की बार मुझे Q²/2C इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आवेश हमारे पास क्या रहेगा? समान, और इन दोनों में कोई फर्क पड़ना नहीं। अब देखो कौन सी चीज बदलेगी, क्या आवेश में कोई अंतर आया? क्या धारिता K गुना अभी भी होगी? बिल्कुल होगी। विभव की यदि बात करें तो क्या अब की बार अगर विभव चाहिए तो V बराबर Q/C, मैं लिख देता हूं, भले ये हटाता हूं यहां से और यहां ऐड कर देता हूं कि भाई जो विभव है हमारे पास उसका सूत्र लग जाएगा Q/C। Q समान है और C K गुना हो गया, तो इसका मतलब जो V है अपने पास, क्या V/K हो गया? ऊर्जा का फॉर्मूला Q²/2C, Q समान है, C K गुना हो गया, तो इसका मतलब जो ऊर्जा है वो भी कितनी हो गई? K गुना, 1/K गुना। E की यदि बात की जाए तो E का मतलब क्या हुआ? E का फॉर्मूला V/D, V कितना हुआ? 1/K गुना, इसलिए E भी कितना हुआ? 1/K गुना। समझे बात को? कोई भी डाउट? जब आवेश समान रहता है तो E 1/K होता है। अब तुम ऐसे सोचो, एक में तो K गुना हो रहा है और एक में 1/K गुना हो रहा है, तो अगर आपका ध्यान इस बात पे नहीं गया कि क्या दे रखा है तो अपना क्वेश्चन 99% गलत हो जाएगा, 50% गलत हो जाएगा। समझ में आती है बात? बस संभावना है ना, कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट? पक्का क्लियर है? कॉपी कर लो इसको एक बार। चलो ठीक है, इसको लिख लो। अब यहाँ के बाद अपना नेक्स्ट हेडिंग जो है ना, ये लिख लो, फिर बताता हूँ। समांतर और श्रेणी क्रम है, बस वो लास्ट टॉपिक है अपना। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस है कि समांतर क्रम में कैसे कनेक्ट होंगे, श्रेणी में कैसे होंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो जितने क्वेश्चन है ना उनका 80-70% क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। मतलब मैंने जो आज की क्लास में पढ़ाया उसके ऊपर 70 to 80% क्वेश्चन आपके कवर हो गए।